everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज के बारे में। ओके, सो ये बोलते हैं कि भैया आपने मार्केटिंग के बारे में सोच लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। उसकी मैनेजमेंट के बारे में भी सोच लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको पता है कि अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग फिलॉसफीज लगती हैं? नहीं पता तो अब पता लग जाएगा। यहां आप देख रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज के बारे में लिखा हुआ है। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी पे बेस्ड हैं। अब ये पढ़ना क्यों जरूरी है और ये ध्यान से पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में स्पेशल फोकस कराया गया है। दैट मीन्स एक केस स्टडीज तो यहां से डेफिनेटली आने ही वाला है। सो ऐसे मान के चलिए कि अगर आपको वो केस स्टडी पूरा अच्छे से सॉल्व करना है तो ये वाला वीडियो बहुत ही तमीज से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं नाम बता देती हूँ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के। फर्स्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेकंड है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वही तो प्रोडक्शन है, वही तो प्रोडक्ट है। तो बेटा ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट मतलब कोई चीज, प्रोडक्शन मतलब वो प्रोसेस जिससे वो चीज एग्जिस्टेंस में आई है। तो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देन सेलिंग कॉन्सेप्ट, देन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड लास्ट है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ज्यादा ब्रीफ में मैं आपको बता रही हूँ किसमें क्या है। उसके बाद एक एक करके हमें डिटेल में हर एक को डिस्कस करना ही है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मेन फोकस रखती है प्रोड्यूसिंग गुड्स पे। मतलब यहाँ पे बाकी दीन दुनिया से आपको कोई लेना देना नहीं है, बस और बस आप किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पे फोकस करने वाले हैं। किसी भी प्रोडक्ट के को कैसे बनाया जाए उस चीज पे आपका मेन फोकस रहेगा। Whereas प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे आप प्रोडक्ट की क्वालिटी पे थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं। When I say प्रोडक्ट की क्वालिटी, दैट मीन्स वो अच्छी क्वालिटी का बने, ऐसे आलतू फालतू क्वालिटी का ना बने, उस पे मेन फोकस किया जाता है। जबकि प्रोडक्शन में आप क्वालिटी मेजर नहीं करते, आपका मेन फोकस होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करो 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 करो, लेकिन क्वालिटी ऐसी है दैट डजंट मैटर। सेलिंग कॉन्सेप्ट पे आप बेचने पे फोकस करते हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि आपके साथ आ गए हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स। तो अब आपको उनसे एक्सेल करना है, आगे बढ़ना है, तो आप अपनी सेलिंग पे थोड़ा सा फोकस करना शुरू कर देंगे। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में सेलिंग, तो मैंने आपको सेलिंग और मार्केटिंग का डिफरेंस पढ़ाया था ना प्रीवियस वीडियोज में, अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए। तो मार्केटिंग, सेलिंग में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बेचने पे फोकस करते हैं। मार्केटिंग में हम लोगों की नीड्स को समझ के प्रोडक्ट बना के फिर बेचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर की नीड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। देन सोसाइटल मार्केटिंग मतलब ऐसी चीजें जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोची जाती हैं। सो किस किस पॉइंट से क्या क्या लिंक्ड है वो मैंने आपको बता दिया है। बहुत अच्छे वे में आपको तभी समझ में आएगा जब हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। दे से in order to achieve desired exchange outcomes with target markets, it is important to decide what philosophy or thinking should guide the marketing efforts of an organization. कौन सी फिलॉसफी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है मार्केटिंग मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है समझना। मतलब ये जितनी भी कॉन्सेप्ट्स दी हुई है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करता है और उसी को ही अप्लाई करता है, जिससे हम समझ पाते हैं यहाँ पे किस नेचर की मार्केटिंग मैनेजमेंट है। तो कोई सेलिंग पे फोकस करता है, कोई प्रोड्यूसिंग पे करता है, कोई प्रोडक्ट पे करता है, तो कोई मार्केटिंग पे करता है और कोई सोसाइटल मार्केटिंग पे करता है। An understanding of the philosophy or the concept to be adopted is important as it determines the emphasis or the weightage to be put on different factors. ये बोलते हैं कि ये सारी concepts को या सारी philosophies को समझना क्यों ज़रूरी है। देखो, एक organization है, वो एक ही तरह की philosophy adopt करेगा। तो अगर आपको सारी philosophies के बारे में ज़्यादा अच्छे से नहीं पता होगा तो आप factors पे focus कैसे कर पाएंगे?
मैं बोलती हूँ मुझे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, तो अब मुझे पता तो होना चाहिए प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिस पे एम्फेसिस डलता है, जिस पे ज़्यादा आप एफर्ट्स पुट करते हैं। तो वो पूरा एस्पेक्ट समझने के लिए यू नीड टू नो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। चलिए, for example, whether the marketing efforts of an organization will focus on the product, say designing its feature, etc., or selling techniques, or customers needs, or this and that. जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैं वो नहीं समझा रही क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एक एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। The concept or philosophy of marketing has evolved over a period of time and discussed as follows. ये जो फिलोसफीज है ना, ये एक दो दिन में नहीं आई थी, ओवर द टाइम डेवलप हुई हैं। तो बहुत टाइम लगा, बहुत सारी चीज़ें लगी, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस लगी, तब ये फिलोसफीज एग्जिस्टेंस में आ पाई हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट फिलोसफी है द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। फर्स्ट फिलोसफी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या बोलती है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट उस जमाने से बिलोंग करता है जब बायर्स बहुत सारे होते थे लेकिन सेलर्स बहुत कम होते थे। मतलब ऐसे मानिए खरीदने वाले बहुत हैं लेकिन बेचने वाले बहुत कम हैं। याद है इंडिया का एक फेज था जब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती थी, एग्रीकल्चर ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहते थे, हमारी ज़्यादातर जीडीपी एग्रीकल्चर से फुलफिल होती थी। उस ज़माने में भी लोगों को चीज़ें चाहिए होती थी लेकिन मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो बहुत लिमिटेड थे। ऐसे मानिए कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद और एग्रीकल्चर वाले फेज के बीच का ये कभी पार्ट है जब खरीदने वाले बहुत सारे हैं लेकिन बेचने वाले या फिर बनाने वाले बहुत ही कम हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट उस जमाने से आया है। सो नंबर ऑफ सेलर्स कम है एंड नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा है। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए यहाँ पे, थोड़ा सा ऐसे बताइए कि यहाँ पे मेन फोकस कोई किस चीज पे करेगा, मतलब जो मैन्युफैक्चरर होगा उसका मेन फोकस क्या होगा? क्या वो क्वालिटी के बारे में सोचेगा? क्या वो कंट्री की वेलबींग के बारे में सोचेगा? क्या वो सोसाइटी को सुधारने के बारे में सोचेगा? या फिर कंज्यूमर्स की वांट्स को पूरा करने के बारे में सोचेगा? या फिर वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में सोचेगा? मैं बोलती हूं कि आपको ऐसे बोलिए, लॉकडाउन का एग्जाम्पल लें, कोरोना का एग्जाम्पल लेते हैं। कोरोना में एवरीबडी वाज वेटिंग फॉर द वैक्सीन। वैक्सीन सबको चाहिए था, सबको चाहिए था। बनाने वाले बेचने वाले बहुत लिमिटेड थे, हैं मतलब हैं थे, मान लो एक ही चीज़ है, ठीक है, तो बहुत लिमिटेड हैं बेचने वाले, खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं। ऐसे में बेचने वाला क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करेगा क्या? क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा भाई, जब उसे पता है वो नॉर्मल क्वालिटी का भी बनाएगा तब भी लोग खरीद लेंगे। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। ये सेलर को पता होता था मैं कोई भी प्रोडक्ट बनाऊं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी चल जाएगा, खरीदने वाले बहुत खड़े हुए खरीद लेंगे। मैं बोलती हूँ ये स्टाइलस है, ये नॉर्मली ऐसे रहता है, लेकिन गलती से सेलर ने क्या किया, ये बिना टिप के बना दिया या फिर ऐसे निकली हुई टिप का बना दिया। अब सेलर को पता है कि खरीदने वाले इसके बहुत है, तो सेलर इसको एज इट इज छोड़ देगा, इसके ऊपर और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेगा। सो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि यहाँ पे बेचने वाले का मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे ही रहता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी प्रोडक्ट को एंजॉय कर सकें, चाहे वो क्वालिटी में थोड़े बहुत कम ही क्यों ना हो। ड्यूरिंग द अर्लियर डेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वाह इन्होंने ये बात लिख दी, ये बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले के समय की बात है। नाउ व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? एक ऐसा रेवोल्यूशन आया था जब जो इंडस्ट्रीज पहले हमें नहीं देखने को मिलती थी वो आहिस्ता 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 खुलनी शुरू हुई और फाइनली इंडिया में भी या फिर आउटसाइड वर्ल्ड भी क्या हो गया, बहुत सारा इंडस्ट्री सेटअप हो गया। वरना इनिशियली सब वो प्रिमिटिव लाइफ जीते थे भाई, एग्रीकल्चर पे बेस्ड और ये सब चीज़ें। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ड्यूरिंग अर्लियर डेज की बात है।
डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स स्टार्टेड पिकिंग अप बट द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स वर लिमिटेड। लोगों को चाहिए होता था वो चीज़ कि मुझे वो कंज्यूम करना है, लेकिन बेचने वाला बहुत कम होता था। तो बनाने वाला बहुत लिमिटेड अमाउंट में होता था, लेकिन खरीदने वाला बहुत अनलिमिटेड अमाउंट में होता था। एज अ रिजल्ट द डिमांड एक्सीडेड द सप्लाई, सेलिंग वॉज नो प्रॉब्लम। ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, जब बायर्स ज्यादा होंगे सेलर्स के कंपैरिजन में, तब डिमांड हाई होगी, सप्लाई कम होगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कोई इंसान इजीली प्रोडक्ट को बेच पाएगा। प्राइस वाली बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे मैं कि प्राइस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे बात हो रही है कि क्या आसानी से प्रोडक्ट बिक पाएगा, तो बिल्कुल बिक पाएगा क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। सेलिंग वॉज नो प्रॉब्लम, ऐसे सिनेरियो में बेचना कोई बड़ी बात नहीं होती है। अब आप मुझे बताइए, जिसने कोरोना वैक्सीन बनाई है, क्या उसके लिए सेलिंग बहुत बड़ी बात है? बिल्कुल भी नहीं, सबको चाहिए वो चीज़, तो बेचने वाले बहुत कम लोग हैं, तो एवरीबडी वांट्स टू परचेज इट। अगर तुमने देखा हो तो जैसे ही वैक्सीन बन के आई थी, इंडिया ने अलग अलग नेशंस में सप्लाई करना शुरू कर दिया था। हाउ इज दैट पॉसिबल? क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर्स ही नहीं है भाई, बेचने वाले लोग ही नहीं है, बहुत ही लिमिटेड लोग हैं, तो जो भी वो दे रहे हैं सब खरीदे जा रहे हैं। वो अलग बात है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। एक्चुअली मैं पूरे अच्छे से वे में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, उसके भी कुछ रीजंस है, बट वो हमारा बेसिक वो नहीं है, हम बिजनेस पढ़ रहे हैं, राइट। एनीबडी हु कुड प्रोड्यूस द गुड्स वाज एबल टू सेल, जो भी इंसान क्षमता रखता था गुड्स प्रोड्यूस करने की, वो इजीली उन्हें बेच पाता था, उसे ज़्यादा मेहनत अलग से नहीं करनी पड़ती थी। ऐसे मान के चलिए 10 घर हैं, एक पर्टिकुलर शॉप है, उनको पता भैया बेचने वाला एक है, खरीदने वाले 10 घर हैं, तो ऐसे में एक वो पर्टिकुलर शॉप वाले को अलग से होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे यहाँ से सामान खरीद लो, मैं सस्ते दाम में दे दूंगा या कुछ भी कर दूंगा, सब झक मार के उसी के पास जाएंगे। The focus of business activities was therefore on the production of goods. ऐसे सिनेरियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के बारे में सोचते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल्स बढ़ा सके। It was believed that profits could be maximized by producing a large scale. ये बोलते हैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो लार्ज स्केल पे अपन को प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। मतलब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बोलती है प्रोड्यूस करो, क्वालिटी मत देखो, बस प्रोड्यूस करो, धड़ धड़, मतलब ज़्यादा 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 प्रोड्यूस करो ताकि आपकी प्रॉफिट क्या हो सके, इंक्रीज हो सके, thereby reducing the average cost of production. अपन जब लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं ना, तो उससे प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होती है। अब ये कैसे होती है ये तो आपको साक्षी मैम बताएंगे इकोनॉमिक्स में, बट मैं आपको यहाँ पे बेसिक सा एग्जांपल दे रही हूँ कि भैया लार्ज स्केल पे अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो यहाँ पे लोगों का मेन फोकस रहता था लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी में गुड्स बनाएंगे और उसका रिजल्ट ये होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मेन फोकस इसी पर्टिकुलर चीज पे रहता था। It was also assumed that consumers would favor those products which were widely available at affordable price. ये बोलते हैं प्लस कंज्यूमर भी किस चीज को खरीदना ज्यादा चाहता है, जो इजीली हर शॉप पे अवेलेबल मिले एंड एट द सेम टाइम सही प्राइस पे भी मिले। अब आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दिया है तो अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट का प्राइस तो कम हो ही जाएगा। जब प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा और आप लार्ज स्केल पे तो प्रोडक्शन कर ही रहे थे, तो हर एक शॉप पे सिर्फ आप ही के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं हाइड एंड सीक खरीदने जाऊं तो हाइड एंड सीक हर एक शॉप पे अवेलेबल नहीं मिलती, लेकिन वहीं पे अगर मैं पार्ले जी के बिस्किट खरीदने जाऊं ग्लूकोज वाले तो वो हर शॉप पे मिल जाते हैं। एट द सेम टाइम सस्ते दाम पे भी मिल जाते हैं, एट द सेम टाइम ईजिली मिल जाते हैं, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो मैं खरीदना कौन सा पसंद करूँगी, पार्ले जी खरीदना पसंद करूँगी। ठीक है, सो thus availability and affordability of the product were considered to be the key to the success of a firm. एक फर्म को सक्सीड करना है तो उसके प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए मार्केट में, एट द सेम टाइम उसके प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल रेट्स पे होने चाहिए, मतलब एक इंसान की पॉकेट अलाउ करे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने के लिए। अगेन पार्ले जी का एग्जांपल ले सकते हो, हर शॉप पे मिलता है, अवेलेबिलिटी तो बिंदास है उसकी और अफोर्डेबिलिटी हर एक इंसान खरीद सकता है। आई गेस द पार्ले जी इज द ओनली आइटम खाने वाली चीज़ों में जो आई गेस हर घर में कंज्यूम होती है, चाहे वो गरीब से गरीब का घर हो या फिर अमीर से अमीर का घर हो। मेरे घर में जब हम
मंथली राशन लेने जाते हैं, हमारे यहाँ पे 4 से 5 बड़े बड़े पार्ले जी वाले पैकेट आते हैं, जिसको हम हर किसी को खिलाते हैं। कोई भी बाहर वाला आए चाय पीने के लिए, उसको वही खिलाया जाता है, एज वेल एज हम भी कंज्यूम करते हैं। सो इट इज समथिंग जिसकी अफोर्डेबिलिटी भी है और जिसकी अवेलेबिलिटी भी मार्केट में हमेशा रहती है। Therefore, greater emphasis was placed on improving the production and distribution efficiency. अच्छा देखो, अब सिंपल सी बात समझो कि मुझे ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो मैं किस चीज़ पे फोकस करूँगी? मैं मशीन्स पे फोकस करूँगी, मैं ऐसी चीज़ें खरीदूंगी जो कि मेरी प्रोडक्शन को बढ़ा दे, जो मेरी एफिशिएंसी को बढ़ा दे। तो मेरा मेन फोकस कहाँ जाएगा? ज़्यादा प्रोड्यूस करने में, अफोर्डेबल रेट में, एफिशिएंसी के साथ, उसी पे रहेगा। सो अल्टीमेटली प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बोलता है भाई दीन दुनिया को छोड़ दो हर एक चीज की टेंशन, आपको सिर्फ एक ही चीज की टेंशन लेनी है, और वो इस चीज की है कि ज्यादा कैसे प्रोड्यूस करें किसी आइटम को। क्योंकि जैसे ही आप किसी आइटम को ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नॉर्मली ये केस होता है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर जाएगी, प्राइस नॉर्मल दाम पे आ जाएंगे, ज्यादा लोगों को वो दुकानों पे रखा हुआ दिखेगा, ज्यादा लोगों को वो सस्ता लगेगा, तो वो उसे खरीद लेंगे। सो ये है हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जिसका मेन एम रहता है गुड्स ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने का। अच्छा, मैं ये चीज़ भी बता दूं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये सारे के सारे हम डिटेल वे में, मतलब सॉरी डिटेल वे में तो पढ़ ही रहे हैं, इनके सबके डिफरेंसेस भी हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली सबके डिफरेंसेस के बारे में बात होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलती है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलती है? चलिए, ऐसे मानिए कि पहले जो ज़माना था जिसमें कोई भी सेलर आके कुछ भी बनाता था तो लोग खरीद लेते थे, बिकॉज सेलर्स लिमिटेड थे। अब वो ज़माना निकल गया है, ठीक है। वो सेलर्स का ऐसे खुश होने का ज़माना निकल गया है। भाई अब आप एक चीज़ समझो, कोई इंसान नेता बना, ठीक है, पहले किसी को नेता बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई इंसान नेता बना, ठीक है, उसको देखते देखते सबने रियलाइज किया यार नेता बनने में तो बहुत फायदा है, तो एवरीबडी स्टार्टेड कि हमें भी नेता बनना है, नेता बनना है, और आज हर एक इंसान नेता बनना चाहता है। तो जब हम किसी को सक्सेस पाते हुए देखते हैं तो हमें लगता है यार ये काम अपन को भी करना चाहिए। तो जब सेलर्स प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पैसा कमा रहे थे, क्योंकि नंबर ऑफ सेलर्स लिमिटेड थे, तो हर अगले इंसान को लगा यार इस काम में मुनाफा है, ये काम करते हैं, मजेदार है ये काम, मतलब बहुत पैसे हैं इस काम में। तो ऐसे करते करते बहुत सारे सेलर्स मार्केट में आ गए। अब ये कौन सा जमाना आ गया है? जहां पे सेलर्स भी बहुत सारे हैं और बायर्स तो जितने थे उतने ही हैं। नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ गए हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। पुराने वाले कॉन्सेप्ट में क्या था? सेलर एक होता था और बायर बहुत सारे हो जाते थे। यहाँ वाली कॉन्सेप्ट में सेलर बढ़ गए हैं। अब जब सेलर्स बढ़ गए हैं तो इनमें कंपटीशन भी होगा कि नहीं होगा? पहले बेचने वाला एक था, खरीदने वाले बहुत थे, अब बेचने वाले भी बहुत आ गए हैं, तो अब वो आपस में compete करेंगे कि नहीं करेंगे? अब आप ऐसे मानिए कि पहले पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही मोबाइल की शॉप होती थी, तो हर कोई उसी शॉप से अपना मोबाइल रिचार्ज कराता था, मोबाइल खरीदता था और हर चीज़ करता था। लेकिन अब पूरे मार्केट में बहुत सारी मोबाइल्स की शॉप आ गई है, लाइन से मोबाइल्स की शॉप आ गई है। तो ऐसे में कोई कैसे इंश्योर करे कि कस्टमर उसी की मोबाइल की शॉप पे चढ़े? ऐसे इंश्योर कर सकते हैं कि आप कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दें। यस, जब नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ गए, बायर्स कांस्टेंट थे, तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से अब सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस करना मैटर नहीं करता, अब अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना मैटर करता है। तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से लोगों ने सोचा कि भाई अब तो हमें प्रोडक्शन अच्छे क्वालिटी की करनी पड़ेगी अगर हमें मार्केट में सरवाइव करना है। तो गॉन आर दोज डेज जब कैसी मर्जी प्रोडक्शन करते थे, लोग खरीदने के लिए आ जाते थे।
गॉन आर दोज डेज जब स्टाइलस का निब ऊपर निकला होता था, टिप ऊपर निकला होता था, तब भी लोग खरीद लेते थे। नाउ तो यूल हैव टू इंश्योर स्टाइलस बिल्कुल इसी सिचुएशन में हो, इसी कंडीशन में हो और अच्छा काम करता हो। तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करने लग गई। क्यों करने लग गई? क्योंकि सेलर्स इंक्रीज हो गए। सिंपल सा लॉजिक समझना, पहले सेलर्स लिमिटेड थे तो बायर्स कैसे भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए शुरू हो जाते थे, तैयार हो जाते थे। लेकिन अब सेलर्स अनलिमिटेड हो गए हैं या फिर ज़्यादा हो गए हैं, तो बायर्स को भी तो ऑप्शन मिल गया है ना। जब किसी इंसान को ऑप्शन मिल जाता है तो वो क्या कोशिश करता है? वो ये कोशिश करता है कि अपने लिए बेस्ट डील घर लेके जाए, और बेस्ट डील में आप क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो। तो अब जो ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, हमारी जो सेकंड कॉन्सेप्ट है, ये फोकस करती है प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मार्केटिंग मैनेजमेंट की प्रोडक्ट फिलॉसफी को अपने ऊपर अडेप्ट करती हैं, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करती हैं, उनका मेन फोकस रहता है कि हम कस्टमर्स को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करें, ताकि कस्टमर बार बार किसके पास आए? हमारे पास ही आए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, बहुत सारे फ़ोन्स चलते हैं। ये फ़ोन थोड़ा टिल्टेड है, थोड़ा गिर गया है, ठीक है। तो ऐसे मानिए ये सैमसंग का फ़ोन है। वैसे ये सैमसंग का है नहीं, ये कौन सा है? MI का शेप है, ये किसका शेप है? अब आई डोंट नो ये कौन से फ़ोन का शेप है। ऐसे बहुत पॉपुलर थे ये एक टाइम पे, बट फिर भी कस्टमर एप्पल पे क्यों जाता है? जबकि एप्पल वाला फ़ोन इतना महंगा होता है, ये वाले फ़ोन इतने सस्ते होते हैं। क्यों जाता है कस्टमर एप्पल के स्टोर पे बार बार? मैंने खुद ने भी एप्पल क्यों खरीदा है? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। सो जब मार्केट में बेचने वाले बहुत आ जाएं तो आपको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ती है ज़्यादा सेल करने के लिए। सो दिस सेज एज अ रिजल्ट ऑफ एम्फेसिस ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी, जब आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी पे एम्फेसिस किया ड्यूरिंग द अर्लियर डेज, द पोजीशन ऑफ सप्लाई इंक्रीज। अब सप्लाई इंक्रीज हो गई है ओवर द टाइम, विद दैट नए सेलर्स भी आ गए हैं। अच्छा, दो चीज़ें हैं, एक तो आपने प्रोडक्शन ऐसे भर भर के किया कि लोगों के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए, एट द सेम टाइम नए सेलर्स भी ऐड हो गए। तो दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं। तो दोनों एस्पेक्ट्स की वजह से अब लोगों के पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो आपको अगर सरवाइव करना है या ग्रोथ करवानी है फर्म की, तो आप कैसे करवाएंगे? They say, thus with the increase in the supply of the products, customers started looking for products which were superior in quality, performance and features. ऐसे प्रोडक्ट जो कि क्वालिटी में, परफॉर्मेंस में, फीचर्स में सुपीरियर होते हैं, लोग फिर उन्हें खरीदते हैं। Next they say, therefore the emphasis of the firm shifted from the quantity of the production to the quality of the products. Okay, ये लाइन बहुत ज़्यादा क्रूशल है। ये लाइन डिफ्रेंशिएट करती है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को। ये बोलते हैं कि प्रोडक्शन में जहां आप क्वांटिटी पे फोकस कर रहे थे कि ज़्यादा प्रोड्यूस करो, ज़्यादा प्रोड्यूस करो, यहाँ पे आप प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करते हैं कि जितना मर्जी प्रोड्यूस करो लेकिन ढंग का करो। ऐसे मानिए कोरोना वैक्सीन का एग्जाम्पल हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी में दे दिया, तो सरदर्द की गोली का एग्जाम्पल यहाँ पे ले लीजिए। अब सरदर्द की गोली पता नहीं कौन कौन बनाते हैं, डिस्प्रिन वाले और याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन बहुत लोग बनाते हैं। तो ऐसे में कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपको अपनी गोली इतनी इफेक्टिव रखनी पड़ेगी कि लोग आप ही के पास आएँ आपकी गोली लेने के लिए। तो आपको क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। The focus of business activity changed to bringing continuous improvement in the quality, incorporating new features. अब हर कोई ट्राई करता है अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अब बताइए मार्केट में कितने सारे फ़ोन बेचने वाले हैं? OnePlus, MI, एप्पल, सैमसंग, नोकिया, दिस दैट, बहुत लोग हैं। तो हर कोई क्या कर रहा है? जल्दी 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 नए फीचर्स ला रहा है। कल ही OnePlus का नया फ़ोन आया है विद ग्रेट फीचर्स, जो कि कॉम्पिटिशन दे रहा है एप्पल के फ़ोन्स को। सोचिए क्यों आया है? क्योंकि उन्होंने क्वालिटी पे फोकस किया। उनको पता भैया कस्टमर अगर हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट शो कर रहा है, ऑल्टरनेटिव चुन रहा है हमें आईफोन के बदले में, तो हमें भी उनको उतनी क्वालिटी डिलीवर करनी पड़ेगी। Then thus product improvements became the key to profit maximization of the firm under the concept of product orientation. Product improvement became the key to profit maximization. जैसे ही आप प्रोडक्ट को इम्प्रूव करेंगे वहाँ से आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। कैसे बढ़ना शुरू हो जाएगा? क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लोगों को दे रहे हैं।
जब आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लोगों को देते हैं तो लोग बार बार आप ही के पास आते हैं। जब लोग बार बार आप ही के पास आएंगे तो ऐसे सिनेरियो में आप उनसे प्रॉफिट कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? बिल्कुल कमाएंगे। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। सो इसकी समरी में सिर्फ इतनी सी लाइन है कि यहाँ पे आपने क्वांटिटी पे फोकस करना बंद कर दिया है। नाउ यू आर फोकसिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। आप प्रॉफिट कमाएंगे क्वालिटी पे इन्वेस्ट करके। चलिए, दिस इज द सेकेंड कॉन्सेप्ट जो हमने आज पढ़ी है। अब पढ़ते हैं हम थर्ड कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज द सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट एक स्टेप और ज्यादा है। किसका? प्रोडक्शन और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का। अब यहां क्या हुआ, यहां पे प्रोडक्शन भी सही है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी सही है, बट स्टिल बहुत सारी फर्म्स सरवाइव नहीं कर पा रही हैं। सोच के देखिए क्यों। वैसे सिनेरियोज पे सेलिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ये बोलते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम द मार्केटिंग एनवायरनमेंट अंडरवेंट फर्दर चेंज। जैसे जैसे समय बदला वैसे ही मार्केटिंग मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट भी बदला। The increase in scale of business further improved the position with respect to supply of goods, resulting in increased competition among sellers. जैसे जैसे लोगों के स्केल इंक्रीज होते रहे बिजनेस के, जैसे जैसे गुड्स में बहुत सारी चीजें आती गई, वैसे ही मार्केट में सेलर्स का कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया। एक बार जब कंपटीशन शुरू होता है वो खत्म तो कभी नहीं होता और बंद भी कभी नहीं होता, वो और बढ़ता ही है। तो पहले जहां पे 4 सेलर्स आपके साथ कंपीट कर रहे थे, नाउ 8 सेलर्स आर कंपीटिंग विद यू। अब सोच के देखिए, आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। पहला सिनेरियो वो जिसमें सेलर्स बहुत लिमिटेड थे, बायर्स बहुत सारे थे, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे थे। सेकेंड एग्जाम्पल वो जहां पे सेलर्स ज्यादा हो गए तो आपको प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्ट पे भी फोकस करना पड़ रहा था, क्वालिटी पे भी फोकस करना पड़ रहा था। अब वो सिनेरियो है जहां पे सेलर्स तो है ही ज्यादा और भी ज्यादा आते जा रहे हैं और भी इंटरेस्टिंग चीजें लाते जा रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में सिर्फ प्रोडक्शन और प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करने से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, उसी के बारे में बात होने वाली है। The product quality and availability did not ensure the survival and growth of firms because of the large number of sellers selling quality products. अब क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी बेचने वाले बहुत सारे आ गए हैं। जैसे वो बोलते हैं ना, स्कीम के बारे में पता लग गया, तो एक मीम आया था कि भाई अपनी अंदर की स्कीम किसी को क्यों बता रहे हो। तो जैसे ही सेलर्स को पता चला कि स्कीम ये है कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ, वैसे ही करते 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 भाई हर एक इंसान अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने लग गया। तो अब क्या करे भाई, जब सबको स्कीम पता चल गई है तो आपको नई स्कीम के बारे में सोचना पड़ेगा। They say this led to greater importance to attracting and pursuing customers to buy the product. अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कस्टमर्स को परस्यू करना पड़ेगा। आपने इतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया और अपने पास रख लिया, ऐसे में काम नहीं चलेगा। आपको वो शोकेस करना पड़ेगा कस्टमर को, उसको बताना पड़ेगा कि सर देखिए ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कितना बढ़िया लिखता है, फ़ोन पे चलता है, इस पे चलता है, उस पे चलता है, नोटपैड पे चल जाएगा, बोर्ड पे चल जाएगा, ये करेगा वो करेगा, बहुत एफिशिएंसी रखता है, बैटरी बिल्कुल लो नहीं होती है, 2-2 साल तक चलता है, एक बार आए तो वारंटी पीरियड इतना ज़्यादा है। तो ये सब करके हम कस्टमर को परस्यू कर रहे हैं कि भाई हमसे ही खरीद ले तू ये स्टाइलस अगर तुझे खरीदना है तो। सो दिस सेज कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा अट्रैक्शन देना पड़ेगा, किसको? कस्टमर्स को, क्योंकि उनको आपको बेचना है प्रोडक्ट। The business philosophy changed. It was assumed that the customer would not buy or not buy enough unless they are adequately convinced and motivated to do so. वो होता है ना, वक्त सबका बदलता है, तो यहाँ पे वक्त बदल गया है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में बायर यूं होता था कि सर हमें दे दो, सर हमें बेच दो, सर हमें बेच दो। अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बायर यूं हो चुका है कि मैं तुमसे क्यों खरीदूं, तुमसे क्यों खरीदूं, तुम्हारा वाला प्रोडक्ट क्यों लूं, तुम्हारा वाला प्रोडक्ट क्यों लूं, मैं नहीं लेता, मुझे कन्विंस करो पहले।
तो वो वक्त बदल गया है अब बायर का। पहले बायर जो बेचारा बेचारों की तरह मांगता रहता था, नाउ ही इज द किंग ऑफ द मार्केट एंड ही विल डिसाइड मुझे आउट ऑफ एवरीबडी किसका प्रोडक्ट चूज करना है। सो एडिक्वेटली कन्विंस करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। तो यहाँ पे आपने कस्टमर को परस्यू करना शुरू कर दिया है। देयरफॉर firms must undertake aggressive selling and promotional efforts। भाई कस्टमर्स तक बात कैसे पहुंचेगी कि आप इसमें क्या क्या फीचर्स दे रहे हो, कस्टमर्स कैसे परस्यू होंगे, आपको उनको बताना पड़ेगा ना। आपको टीवी में ऐड चलाना पड़ेगा, आपको रेडियो पे ऐड चलाना पड़ेगा, आपको होर्डिंग लगवानी पड़ेगी, आपको प्रमोशनल एक्टिविटी करनी पड़ेगी और उनको बताना पड़ेगा कि ये ले लो, ये बहुत अच्छा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो ये सब करके ही आप कस्टमर्स के साथ वो कर सकते हैं। तो बेसिकली अग्रेसिव सेलिंग और प्रमोशनल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मतलब कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको उनको भर भर के ऐड दिखानी पड़ेंगी। क्या होता है ना, जब हम किसी प्रोडक्ट की इतनी ऐड दिखा देते हैं ना, तो एवरीबडी थिंक्स लाइक यार ये खरीद लेना चाहिए। जैसे मामा अर्थ्स आजकल इंस्टाग्राम पे छाए हुए हैं। कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, कोई एक्टर नहीं है, कोई मॉडल नहीं है जिनके पास वो अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेचते। आप इंस्टाग्राम खोल के देखो, आई एम गारंटिंग यू, जब आप सर्च वाले ऑप्शन में जाओगे ना रैंडम वो चीज़ें चेक करने के लिए, आपको मिनिमम 10 मामा अर्थ्स के तो प्रोडक्ट्स का ऐड दिख ही जाएगा। अब इतना सारा दिखा दिया ना, इतनी अग्रेसिव सेलिंग कर दी है, तो सबके दिमाग में ना कभी भी अगर आएगा ना कि मुझे मास्क शीट खरीदनी है, तो उसके दिमाग में आएगा ये मामा अर्थ वो करता है। सेकंड वो सोच ही नहीं पाएगा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इसी ने दिमाग पे छाप छोड़ी है। तो जब आप किसी चीज को बार बार दिखाते हो तो वो इंसान के दिमाग पे बैठ जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब भी उसको किसी रिलेटेड चीज का काम आएगा तो उसके दिमाग में वही आएगा कि अरे वो ले सकते हैं अपन। जैसे आजकल ऑनलाइन पे OTT पे ड्रीम 11 का बहुत ऐड आता है, मतलब कहीं से भी आउट ऑफ मतलब ब्लूज एक इंसान आता है, वो बोलता है ये काम मैं कर लेता हूँ, तुम ड्रीम 11 पे वो बना लो, टीम बना लो। तो इतना ज्यादा जब आप भर भर के ऐड दिखाओगे ना, सब लोगों के दिमाग में आपकी ब्रांड तो छप ही जाएगी, ऐसे मानिए। तो यहाँ पे आपको अब वही काम करना है, क्योंकि क्वालिटी भी सबने देनी शुरू कर दी है, क्वांटिटी भी सबने प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी है। तो अब आप हटके कैसे हो सकते हैं लोगों से कि अपने प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा बखान करके। व्हाट डू यू थिंक, ये जो ब्रांड्स होते हैं बड़े बड़े, ये क्यों अमिताभ बच्चन जी से ऐड करवाते हैं, शाहरुख खान से ऐड करवाते हैं, सलमान खान से ऐड कराते हैं? ये थम्स अप वालों को क्या जरूरत पड़ती है? सबको जब प्यास लगती है थम्स अप ही खरीदते हैं, बट फिर क्यों जरूरत पड़ती है हर बार सलमान खान को 2 करोड़ रुपए दे के उससे ऐड करवाने की? क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि मार्केट में बने रहना तो आपको अग्रेसिव सेलिंग करनी ही पड़ेगी। तो प्रमोशनल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, अग्रेसिव सेलिंग करनी पड़ेगी, तभी आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड क्रिएट कर पाएंगे। द यूज ऑफ प्रमोशनल टेक्निक्स सच एज एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन वर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ये सारे तरीके, एडवर्टाइज करना, लोगों को पर्सनली जाके परस्यू करना, सेल्समैन जो आते हैं घरों घरों में घूमते हैं वो सारे, या फिर सेल्स प्रमोशन करना, ये सारे ही तरीकों से अब सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स बेच पाता है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्यों इतना खर्चा करना पड़ रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ सेलर्स इंक्रीज हो गए हैं और सारे सेलर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं ना लास्ट में ना एक फ्लो चार्ट भी बना दूंगी, जिससे क्या होगा, आपको सारे फेजेस और सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल 5 मिनट के उसमें यूज हो जाएंगे, ध्यान में आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। ठीक है, so thus the focus of business firms shifted to pushing the sales of the product through aggressive selling techniques with a view to pursued lure and coax the buyers to buy the products. Making sale through any means became important. किसी भी तरीके से बिके प्रोडक्ट, किसी भी तरीके से, बस बेचना है हमें, ये मेन फोकस हो गया था आप सबका। It was assumed that buyers can be manipulated, but what was forgotten was that in a long run that matters the most is the customer satisfaction rather than anything else। बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है इन्होंने। पता है क्या, कुछ लोग होते हैं, कुछ बिजनेसमैन ये गलती करते हैं, उनको लगता है एक बार भर भर के मैं सेल कर दूं, बस इतना ही मोटिव है मेरा। पर ऐसे लोग ना हो सकता है शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा कमा लें। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ बनाया है, फर्स्ट से मैंने मार्कर बनाया है,
मैं उसकी भर भर के ऐड कर रही हूँ और मैं लोगों को बोल रही हूँ मार्कर बहुत डार्क चलता है, बहुत डार्क चलता है। सब लोगों ने खुश होके मेरा वो प्रोडक्ट खरीद लिया, लेकिन जब वो घर लेके गए वो मार्कर हार्डली 10 डेज चला और उसके बाद खत्म हो जाता है। ऐसे में हो सकता है एक एक बार सबने मेरा मार्कर खरीद लिया हो, लेकिन एक एक बार खरीदने के बाद दोबारा कोई नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्वालिटी पे फोकस नहीं किया, लॉन्ग रन के बारे में सोचा ही नहीं, आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के बारे में नहीं सोचा। अब आप बोलेंगे मैम अभी तक तो हम सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़ रहे थे हर फिलॉसफी के बारे में, यहाँ पे नेगेटिव कैसे आ गया? यहाँ पे नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं ना, वहाँ पे ये वाली चीज़ इस वाली कमी को पूरा करेगी। मतलब हमारी जो नेक्स्ट फिलॉसफी है दैट इज मार्केटिंग फिलॉसफी, वो कंज्यूमर के, वो कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के बारे में काम करती है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये चीज़, ये नेगेटिव पॉइंट वहाँ पे पॉजिटिव में, मतलब वहाँ पे इसके बारे में बात हो जाएगी, इसको एड्रेस कर लेंगे इस प्रॉब्लम को। ठीक है, सो बेसिकली सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या बोलते हैं, वो सेलिंग कॉन्सेप्ट में वो बोलते हैं कि भैया पहले जब आप भर भर के कर रहे थे सेल तब चल रहा था, अब ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि अब क्वालिटी भी सब देने लग गए हैं, अब आपको थोड़ी और एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी और एक्स्ट्रा चीज़ें करने के चक्कर में आपको बेसिकली हर एक चीज़ का ध्यान भी रखना पड़ेगा। ठीक है, सो सेलिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है? अब देखिए कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग चैप्टर कौन सा है? मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो ऑब्वियसली इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगी वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जो हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है जिसमें हमने फोकस किया था कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपको मार्केट में आना है, रहना है और लंबा जाना है, हर एक चीज़ के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो उसी चीज़ पे फोकस करती है। कहाँ से शुरू हुई थी ये स्टोरी? एक ऐसा टाइम जहाँ पे सेलर्स नहीं होते थे टू अ टाइम जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं जो कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। तो सेलिंग में आपने प्रमोशनल एक्टिविटीज़, एडवर्टीजमेंट पे अगर खर्चा किया है तो मार्केटिंग पे आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस करना पड़ेगा। दे से marketing orientation implies that focus on satisfaction of customers need is the key to success of any organization in the market. अगर आपको मार्केट में टिका रहना है, मार्केट में अच्छे लंबे समय तक रहना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग सामान बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग उसको सेटिस्फाई करो तो आपका काम चल जाएगा। It assumes that in long run an organization can achieve its objective of maximization of profit by identifying the needs of its present and prospective buyer। अच्छा, दो चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे। पहला तो वही कि कस्टमर की नीड्स को समझो, उसके अकॉर्डिंग सामान बनाओ। सेकेंड इन्होंने दिया हुआ है कि आपको सिर्फ प्रेजेंट कस्टमर के बारे में नहीं सोचना है, आपको वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के बारे में भी सोचना है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जो हम क्रॉप टॉप बनाते हैं वो ऑन एन एवरेज हम 10 साल की लड़की से 25 साल की लड़की तक के लिए बनाते हैं, राइट? पर एट द सेम टाइम अगर आप थोड़ा सा कंफर्ट लेवल बढ़ा दे क्रॉप टॉप्स का, तो हो सकता है 35 साल की विमेन भी वो पर्टिकुलर चीज़ पहन ले। सो ऐसे में मानिए 25 से 35 एज ग्रुप में जो आ गया है वो आपका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है। मतलब आज की डेट में आपका कस्टमर नहीं है, लेकिन कल हो सकता है। सो प्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि उम्मीद है कि ये भी आपके कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आपको ना सिर्फ अभी जो प्रेजेंटली आपके कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स को समझना है और उसके अकॉर्डिंग सामान बनाना है, बल्कि
फ्यूचर में जो आपके कस्टमर्स हो सकते हैं उनकी नीड्स को भी समझो। भाई आपको सिर्फ मार्केट में कस्टमर को खुश नहीं करना है, आपको उस कस्टमर बेस को भी बढ़ाना है। सारी चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं। ऐसे मान के रखिए कि आज मेरे 4 कस्टमर हैं तो हमेशा मैं उन्हीं को संतुष्ट करने के बारे में नहीं सोचूंगी, ये भी सोचूंगी कि 4 और कैसे ऐड हों। ये तो सोचना ही है कि ऑलरेडी जो 4 हैं उनको खुश कैसे रखूं ताकि इनमें से 2 चले ना जाए। उसके साथ साथ एडिशनल 4 और कैसे लाऊं वो भी मुझे सोचना पड़ेगा। यहाँ पे आप प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव बायर्स दोनों के बारे में ही सोचते हैं और उनकी सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचते हैं। Then all the decisions in a firm are taken from the point of view of the customer। ये बोलते हैं जितने मेजर डिसीजन होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जितनी मेजर चीजों पे बात होती है, उन सब चीजों में कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि हमारे पास कस्टमर कैसे रिटेन्ड रहेगा। अल्टीमेटली आप ऐसे मानो, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप किसके लिए कर रहे हो? कस्टमर के लिए कर रहे हो ना। वो खुश रहेगा तो आपको पैसे देता रहेगा, है ना, और आपका बिजनेस ऐसे ही चलता रहेगा। वो खुश नहीं हुआ तो आपके पैसे आने बंद हो जाएंगे। आपके पैसे आने बंद हो जाएंगे तो मतलब ऐसा मानिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी। तो अल्टीमेटली घूम फिर के बातें हर एक चीज कहाँ आ जाती है? कस्टमर्स पे ही आ जाती है। देन दे से इन अदर वर्ड्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन बिकम द फोकल पॉइंट ऑफ ऑल द डिसीजन मेकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट वे में बोला हुआ है लेकिन लाइन सेम ही है, ठीक है। तो हम फिलहाल एग्जाम्पल में आ जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। ये बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल what product will be produced with what features। कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, किन फीचर्स के साथ बनाना है, किस प्राइस पे बेचना है, और डिपेंड क्या सेल पे बेचना है या नहीं बेचना है, मतलब ऑन प्राइस बेचना है या सेल पे हम बेच सकते हैं। विल डिपेंड अपॉन व्हाट डू द कस्टमर्स वांट। कस्टमर्स क्या चाहते हैं। क्या सामान बेचना है, सबसे पहले तो वही डिसाइड करते हैं कस्टमर्स के बेसिस पे। फिर किन फीचर्स में भेजना है। जैसे मैं बोलती हूँ कि पहले कस्टमर्स को पसंद होता था एक ही कैमरा हो जाए उनके फ़ोन में, बहुत मस्त लगेगा। अब देखो जब से एप्पल ने 3 कैमरा निकाले हैं, हर अगला मोबाइल मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि भैया वो भी 3-3, 4-4 कैमरेज लाए। अगर देखे होंगे तो रिसेंटली एक कोई नई वे आया है, वो 4 कैमरे लेके आया है। तो ऐसे में क्या कर रहे हैं, ये ना सिर्फ इवॉल्व कर रहे हैं बट कस्टमर की वांट्स को भी समझ रहे हैं कि भैया एप्पल वाले के सामने मुझे कम नहीं लगना है, तो अगर मैं तुम्हारा मोबाइल खरीदूं तो मुझे उतने फीचर्स तो तुम दे ही दो। 3 नहीं तो 4 कैमरा तो दे ही दो, 4 नहीं तो 5 कैमरा तो दे ही दो। यहाँ पे डिमांड बढ़ती रहती है, ऐसा है। किन फीचर्स पे प्राइस क्या सेट करना है, कितने पे रखना है। अब देखो, अब तुम बोलो कि एप्पल फ़ोन का प्राइस हो जाए 2000 रुपये, ये मेरी वांट है और आई एम द कस्टमर। तो वो बोलेंगे भाई तू कस्टमर ना भी बन तो भी चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली कस्टमर को ये किस प्राइस पे चाहिए वो सोच रहे हैं, ये बस इतना सोच रहे हैं कि कस्टमर किस प्राइस पे इस पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे रिसेंटली एप्पल 12 आया 80 का, फिर उसका बेटर वर्जन है, मतलब वेरिएंट्स हैं, एक 1 लाख का है, एक 1,20,000 का है, ठीक है। अब इन्होंने ये प्राइस किस बेसिस पे फिक्स किया होगा, ये सोच के कि जो फीचर्स हम कस्टमर को दे रहे हैं इस पर्टिकुलर मोबाइल में, क्या कस्टमर उसको 1 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर उनको मिला होगा कि हाँ हो जाएगा, फीचर्स बहुत अच्छे हैं, कस्टमर झक मार के आएगा, खुद से आएगा आपके पास। वो होता है ना, एक एप्पल के स्टोर पे चढ़ते ही बहुत ऐसी फीलिंग आती है। क्यों आती है? क्योंकि उन्होंने उतना सेटिस्फैक्शन, उतना क्वालिटी मेंटेन किया हुआ है। जिस दिन वो उस क्वालिटी को गिरा देंगे उस दिन आप उसकी दुकान पे चढ़ना छोड़ देंगे और आपको वो फील भी नहीं आएगा कि कहीं बड़ी जगह जा रहे हैं। जैसे BMW है, BMW गाड़ी को खरीदने के लिए लोग पैसे फेंकते हैं, बिल्कुल। क्यों? वो भी तो गाड़ी है, वो भी तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाती है, बट मैटर करता है कि कितने फीचर्स दे रही है, कितना कंफर्ट दे रही है। रिसेंटली मैंने ना एक वीडियो देखा था कपिल शर्मा का, कपिल शर्मा दैट कॉमेडियन। तो उसमें आई सॉ वो अपनी गाड़ी से, मतलब ग्लास खोल के किसी से बात कर रहा था। मेरा फोकस उस पर नहीं था कि वो क्या बात कर रहा है और किससे बात कर रहा है, मेरा फोकस था कि उसकी गाड़ी कैसी है।
उसकी गाड़ी इतनी बड़ी थी, एक तो पजेरो जैसी बड़ी गाड़ी, उसके बाद उसमें फीचर्स इतने क्लासिक, मतलब वो दबाता और दरवाज़ा खुल जाता, मतलब उसको दरवाज़ा वैसे भी खोलने की ज़रूरत नहीं है जैसे नॉर्मल गाड़ियों में होती है। वो एक बटन प्रेस करता, उसके ऊपर की जो शीट होती थी वो पूरी गायब हो जाती थी। वो एक बटन प्रेस कर रहा था, यहाँ से टीवी निकल के उसके सामने आ रहा था। तो लोग इतना क्यों स्पेंड करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्यों इतना महंगी गाड़ियाँ खरीदते हैं? क्योंकि वो कंफर्ट भी उनको उतना ही देती है। तो कस्टमर किस प्राइस पे लेना चाहता है वो नहीं, कस्टमर फीचर्स के साथ क्या उस प्राइस पे ले लेगा, ये क्वेश्चन आपको पूछना होता है अपने आप से, और उसी के बेसिस पे यू डिसाइड दिस थिंग, ठीक है। And then if the customers want features like double door in the refrigerator, okay, there was a time जब रेफ्रिजरेटर में सिर्फ एक ही डोर आता था, याद है वो समय? अभी भी कुछ रेफ्रिजरेटर्स होते हैं सिंगल डोर वाले, बहुत लोगों के घर पे भी होते हैं। बट देन लोगों को चाहिए था, नहीं यार हम खोलते हैं ना तो हमारी वो जो फ्रीज़र में जो बर्फ़ होती है वो पिघल जाती है, हमें नीचे से कुछ सामान निकालना होता है उतनी सी देर में। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम डबल डोर कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, डबल डोर कर दिया कि ऊपर वाला फ्रीज़र वाला पार्ट अलग, नीचे वाला पार्ट अलग। फिर उन्होंने बोला नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सूट नहीं करता, बड़ा साइज़ लाओ। तो भैया बड़ा साइज़ ला गए। फिर इन्होंने बोला नहीं हमें और बेटर चाहिए, तो उन्होंने 4 डोर्स वाला ला दिया। अभी तुम देखो तो अभी ऐसे फ्रिज आते हैं जो अलमीरा की तरह खुलते हैं, एक पार्ट इधर होता है पतला वाला, एक मोटा वाला पार्ट इधर होता है, उसको ऊपर वाले को खोलो फ्रीजर्स होते हैं, नीचे वाले को खोलो। दे हैव सेग्रीगेशन कि इसमें वेजिटेबल रखो, इसमें ये रखो, इसमें वो रखो। पहले ऐसा नहीं होता था, जहां जो मर्जी होती थी वहीं रख दो। आज हर एक चीज के लिए कंपार्टमेंट इसी तरीके से बनाए जाते हैं कि उसमें वही चीज फिट होएगी। जैसे एक वो है, उसके नीचे एक स्लाइडर आता है, उसमें आप धनिया ही रख सकते हो, उसके अलावा कोई और चीज़ आती ही नहीं है। तो उसको रखने के लिए आपको धनिया ही लानी पड़ेंगी, वही रखनी पड़ेंगी। तो ऐसे पूरा लोगों की डिमांड के बेसिस पे उन्होंने चीज़ बना दी है। तो ये बोलते हैं कि भैया लोगों की डिमांड थी, डबल डोर चाहिए, तो डबल डोर हमने इन्वेंट करके तुम्हें दे दिया है। देन दे से व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वुड प्रोड्यूस, अगर लोगों की डिमांड होगी डबल डोर वाले रेफ्रिजरेटर की, तो ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा ही भाई। उनको क्या चाहिए, उनको यही चाहिए ना कि हम वो चीज़ बनाएं जो लोगों को चाहिए, ताकि हमारा मार्केटिंग का पैसा खर्चा बंद हो जाए। जैसे मैं बोलूँ तुम्हें कोई चीज़ चाहिए, मैं तुम्हें वही बना के दे रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे स्पेशली तुम्हें होर्डिंग लगा के दिखाना पड़ेगा कि देखो 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 मैं ये चीज़ बना रही हूँ, तुम खरीदना चाहते हो कि नहीं खरीदना चाहते हो। मेरे को बस एक हिंट देने की ज़रूरत है कि मैं ये पर्टिकुलर चीज़ बना रही हूँ, एंड यू पीपल विल कम एंड बाय इट योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि ये चीज़ तुम्हारी डिमांड्स के अकॉर्डिंग बनी हुई है। सो price at the level which the customer are willing to pay and so on, which the customers are willing to pay, ठीक है, wants to pay नहीं, willing to pay। एक्चुअली बात सेम ही है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल मतलब कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ी सी डिफरेंट है। फिर ये बोलते हैं if all marketing decisions are taken with the prospective selling will not be any problem, it will automatically follow। ओके यहाँ पे कॉमा था, मैं रुकी नहीं, सॉरी, पॉज लेना चाहिए था। What they are saying is कि अगर आप हर एक सामान को ऐसे बनाएंगे कि कस्टमर की नीड्स को समझ के आप बना रहे हैं, तो सेलिंग बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा आपके लिए, सेलिंग बहुत इजीली हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। क्यों? अगेन मैं आपको वही एग्जांपल जो पहले दे चुकी हूँ कि आप कस्टमर की नीड्स को समझ के अगर उन्हें प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, तो कस्टमर खुद से आएगा आपके वो प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। मैं बोलूँ कि मुझे टी शर्ट बनवानी है, एक पर्टिकुलर इंसान है जो बिल्कुल, मतलब नॉर्मली क्या होता है, टी शर्ट आपको साइज वाइज खरीदनी पड़ती है, फिर आपको कई ढीली हो जाती हैं, उससे बड़ा साइज लो तो सॉरी उससे छोटा साइज लो तो टाइट हो जाती हैं, तो आपको ज़बरदस्ती वही पहननी पड़ती है। लेकिन कहीं पे कस्टमाइज टी शर्ट बन रही हैं, आपके साइज़ के अकॉर्डिंग, आपके मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग बना के देंगे, आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग। तो ऐसे सिनेरियो में आप खुद से ऐसे लोगों के पास जाते हैं कि प्लीज़ भाई साहब बना दो यार, क्योंकि हमें तो चाहिए वो चीज़। फिर ये बोलते हैं द बेसिक रोल ऑफ अ फर्म देन इज टू आइडेंटिफाई अ नीड एंड फिल इट। यहाँ पे फर्म का बेसिक रोल सिर्फ इतना सा होता है कि वो लोगों की नीड्स को समझे, वो लोगों की वांट्स को समझे और प्रोडक्ट बना के उनको डिलीवर कर दें। The concept implies that products and services are bought not merely because of their quality, packing or a brand name, but because they satisfy a specific need of the customer। यहाँ पे वो क्वालिटी, पैकेजिंग, ब्रांड नेम की वजह से नहीं बिकती है, वो लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर रही होती है, इसलिए बिकती है। एक और चीज़ जो मैंने मिस कर दी,
जैसे ये BMW और ये सब गाड़ियाँ होती हैं, इनको ना अपने प्रोडक्ट्स की ऐड नहीं चलानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर इतना क्रेज़ है उन सब चीज़ों को लेके, लोग एक्चुअली मतलब चाहते हैं ऐसी गाड़ियों में ट्रैवल करना। सो एज अ रिजल्ट में उनको अपने एडवर्टीजमेंट पे भी उतना खर्चा करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। मैंने आज तक हार्डली कभी BMW, Audi की तो देखी है मैंने आज, लेकिन BMW और ऐसी लग्जूरियस गाड़ियों की मैंने ऐड नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि भैया शायद मैंने मिस कर दी हो, माइट भी आप लोगों ने देखी, बट मैंने तो पर्सनल सीरियसली नहीं देखी। तो मैं ऐसा अंदाज़ा लगा रही हूँ कि मैंने इसलिए नहीं देखी क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती एडवर्टाइज़ करने की। सबको बिना उसके भी पता होता है कि भैया हाँ ये एक गाड़ी है। आजकल तो लग्जूरियस गाड़ी को गानों में इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कौन सा वाला गाना। लेट्स गेट बैक टू दिस। Prerequisite for the success of any organization therefore is to understand and respond to the customer needs. हर एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए ज़रूरी है पहले से कि वो कस्टमर की नीड्स को समझे और फिर उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करे। सो यहाँ पे सम अप पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बट बिफोर दैट मैं बस इतना सा बता दूँ, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोले तो कस्टमर की नीड्स को समझना और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बना के उन्हें सेटिस्फाई करना। ये पूरी लाइन लिख दोगे तो बस बेस्ट है, उसके अलावा तुम्हें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सम अप पढ़ते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। To sum up, the marketing concept is based on the following pillars. यहाँ पे पिलर्स लिखे हुए हैं, ये आपको बहुत सिंपल लगेगा। रीज़न बीइंग मार्केटिंग में भी हम यही करते हैं, तो हम समवॉट इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया पहले ले चुके हैं। मैं एक बार रीड करूँगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी। फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट और कस्टमर हु आर चूजन एज द टारगेट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट। मतलब सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो मार्केट को, आपका मार्केट कौन सा होने वाला है, उस मार्केट में कस्टमर कौन से होने वाले हैं। सो बेसिकली आपका टारगेट मार्केट आपको सबसे पहले चूज करना है। सेकेंड आपको ये करना है कि उनकी नीड्स और वांट्स को समझने की कोशिश करना है। तो अंडरस्टैंडिंग नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर इन द टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट में लोगों की नीड्स को, मतलब जो ऊपर आपने फर्स्ट पॉइंट में किया था ना, टारगेट मार्केट सेलेक्ट कर लिया था, उनमें जो लोग आते हैं उनकी नीड्स को समझो। उनकी नीड्स को समझने के बाद, उनकी वांट्स को समझने के बाद आप फिर आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट बोलता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर सैटिस्फाइंग नीड्स ऑफ द टारगेट मार्केट। यहाँ पे आपने जब लोगों की नीड्स समझ ली है तो आप ऑब्वियसली क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट्स लोगों की नीड्स के, वांट्स के बेसिस पे बनाएंगे। सो आपने थर्ड ये किया कि डेवलप किया प्रोडक्ट या फिर सर्विस सो दैट आप लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ द टारगेट मार्केट बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स। अच्छा, आपको साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि जितने इंटेलिजेंट आप हो ना, उतना ही आपका कॉम्पिटिटर भी है। अगर ये सारे स्टेप आप कर रहे हो ना, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आप फॉलो कर रहे हो ना, तो आपका कॉम्पिटिटर भी ऐसा ही कुछ कर रहा होगा। तो मान के चलो आप जो करना चाह रहे हो, कॉम्पिटिटर भी अपने हैंड पे वही करना चाह रहा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको हर वो चीज़ उससे बेहतर तरीके से करनी है। जैसे मैं बोलूँ, दो फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड्स एक सेम पेपर की प्रेपरेशन कर रहे हैं, वो भी, उसका सोचने का पैटर्न भी वैसा है, आपका सोचने का पैटर्न भी वैसा है, आप लोग टाइम टेबल भी एक जैसा फॉलो कर रहे हैं। अब आप उससे कैसे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, उससे ज़्यादा मेहनत करके। तो सेम वे में यहाँ पे आपको उससे थोड़ी सी, कॉम्पिटिटर से थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना के और लोगों को देना पड़ेगा, और आपने कस्टमर्स को कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा सेटिस्फाई करना पड़ेगा। माइट भी हो सकता है यहाँ पे आपका प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाए। रीज़न बीइंग, आपका कस्टमर अगर पैसे बनाने के बारे में सोच रहा होगा, आप लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करके थोड़ा सा लेट गो भी कर सकते हैं प्रॉफिट को, तो वहाँ पे आपको एक एज मिल जाएगा। कस्टमर एक बार सारे आपके पास आ जाएंगे, फिर प्रॉफिट कमाते रहना जितना कमाना है। देन डूइंग ऑल दिस एट अ प्रॉफिट। याद रखो, ये जो भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, प्रॉफिट पे करो। मैंने जैसे बोला कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए। तो जो भी ऊपर कर रहे हो, लोगों की नीड्स को समझना। ये नहीं कि भाई लोगों की नीड्स समझ रहे हो, उसके लिए इतना एक्सपेंडिचर कर दिया, इतना एक्सपेंडिचर कर दिया, फिर से 2 करोड़ का तो एक्सपेंडिचर कर दिया और प्रॉफिट 1 करोड़ आया, तो भाई तुम 1 करोड़ लॉस में चले गए हो। सिंपल सा लॉजिक। तो ऐसा नहीं करना, आपको
लोगों की नीड्स को भी समझना है, प्रोडक्ट भी डेवलप करना है, लेकिन एट द सेम टाइम ये पूरा काम प्रॉफिट पे करना है। सो लास्ट में ये बोलते हैं, दस द फोकस ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज ऑन कस्टमर नीड्स। इसमें कस्टमर नीड्स पे फोकस किया जाता है, एंड द कस्टमर सेटिस्फैक्शन बिकम्स द मीन्स ऑफ टू अचीविंग द फर्म्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। द पर्पस ऑफ मार्केटिंग इज टू जनरेट कस्टमर वैल्यू एट अ प्रॉफिट। लोगों के सेटिस्फैक्शन, एडिशनल लोगों को जीतना, एडिशनल कस्टमर को जीतना, लेकिन प्रॉफिट पे, यही इसका बेसिक गोल होता है। तो यहाँ हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है। अब क्या बचा है? अब बचा है हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये जिस सीरीज में पढ़े हैं ना, उसी सीरीज में इवॉल्व हुए थे। तो यहाँ पे अब हमारा लास्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी है, जो कि है द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? देखिए, अब जब नया नया इंडस्ट्रीज का ज़माना आया था, तो उसके बाद एक फेज़ आया था जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था? क्योंकि भैया हमारी ओजोन लेयर में होल हो रहा था, हमारे यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, फार्मर्स का लैंड जा रहा था, और पता नहीं कितने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे थे इन्हीं कुछ इंडस्ट्रीज़ की वजह से। सो कहने का मतलब क्या है? इनिशियली जहाँ पे हर एक चीज़ बहुत अच्छी चल रही थी, बस हमें इंडस्ट्रीज़ लानी थी, तो इंडस्ट्रीज़ के आते ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स ये अपने साथ ले आई। ऐसे में ये बोलते हैं कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि सोसाइटी को किसी भी वे में हार्म करती है, सोसाइटी से रिसोर्सेज लेके उसे भूल जाती है, मीन बन जाती है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ के साथ कोई भी किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहता है। सो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट उसी एक एस्पेक्ट के बारे में बात करती है कि जब सोसाइटी को हार्म पहुंचता है इंडस्ट्रीज की वजह से, तो इन रिटर्न इंडस्ट्री सोसाइटी के लिए क्या कर रही है, क्या कॉम्पेंसेशन दे रही है, किस तरह से सोसाइटी के बारे में सोच रही है। सिर्फ सोसाइटी में कस्टमर्स को उनकी नीड्स का सामान देने से काम नहीं चलेगा। आप सोसाइटी से बहुत सारे रिसोर्सेज ले रहे हो, डू रिमेंबर दिस। आप सोसाइटी को बहुत अलग अलग तरीके से, कुछ इंडस्ट्रीज, मतलब नॉट ऑल, बहुत अलग अलग तरीके से हार्म भी पहुंचा रही है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच सोसाइटी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज की वजह से इन्फ्लुएंस तो होती है। तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बोलती है कि हम उसी चीज़ पे फोकस करेंगे और उसी के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इन्होंने फोकस किस तरह से किया वो देखिए। यहाँ पे मैं अब आपको एग्जाम्पल दूंगी दो, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सो यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको बताया, एक ये क्लासमेट के रजिस्टर का है, दूसरा है निहार केश कांति नहीं शांति समामला तेल। ओके, मुझे नाम एग्जैक्टली पता नहीं है। सो दोनों को यहाँ पे लगाने का क्या बेसिक पर्पस है वो मैं आपको बताती हूँ। आई गेस क्लासमेट का रजिस्टर सबने अपनी लाइफ में एक बार इस्तेमाल ज़रूर किया होगा, सबको ही खरीदते हैं, मतलब इतने बढ़िया लगते हैं वो, पेपर क्वालिटी इतनी अच्छी लगती है, इतने साफ सुथरे लगते हैं कि मन करता है खरीद ही लो। यू वॉन्ट ट्रस्ट मी, बट मेरा भाई घर में 4 रजिस्टर्स ऑलरेडी पड़े हो, फिर भी 2 रजिस्टर और ले आता है हर बार जब भी स्टेशनरी शॉप विजिट करता है। तो ही इज़ दैट क्रेजी अबाउट क्लासमेट रजिस्टर्स, और ऐसे बहुत सारे क्रेजी लोग मैंने देखे हैं। बट क्या आप जानते हैं कि क्लासमेट रजिस्टर खरीदने से क्या फ़ायदा होता है? माइट भी आपको कोई फ़ायदा ना हो, आपकी जेब तो ढीली हो रही है, लेकिन वो फ़ायदा पहुंचता है उन गरीब लोगों को जो पैसे नहीं इकट्ठे कर पाते स्कूल जाने के लिए। मैं यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, क्लासमेट के रजिस्टर का बैक पेज ही है ये, एग्जैक्ट वही। तो यहाँ पे जो नोट लिखा हुआ है वो आपको पढ़ के सुना रही हूँ, छोटा लिखा हुआ है इसलिए पढ़ना पड़ेगा मुझे आपके लिए। इट सेज There are still millions who only dream of school. ऐसे मिलियंस लोग हैं जो अभी स्कूल के बारे में सिर्फ सोचते हैं, जा नहीं पाते हैं। हम अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो हमारे यहाँ पे जो मेड काम करती हैं उनके बच्चे, या फिर आसपास की बस्तियों, मतलब आपके घर के आसपास कोई बस्तियां हो वहाँ के कुछ बच्चे, या फिर आप कहीं पे भी जाएं तो किसी शॉप पे कोई छोटा बच्चा आपको सर्व कर रहा होता है कुछ वो बच्चा, ये सारे लोग आज भी स्कूल का सिर्फ और सिर्फ सपना देखते हैं। दे डोंट हैव मनी या फिर पैसे जिससे वो स्कूल जा सके। ये लाइन यहाँ पे क्यों लिखी हुई है उसका एक रीज़न है।
ITC जो कि ये पर्टिकुलर वो बनाती है, मतलब ITC कंपनी का नाम है ITC लिमिटेड सिटीजन फर्स्ट कंपनी। तो ITC इज हेल्पिंग सम ऑफ देम रियलाइज देयर ड्रीम। ये कंपनी कुछ ऐसे ही लोगों की मदद कर रही है उनका ड्रीम फुलफिल करने में। किस प्रकार से मदद कर रही है वो समझना। इट्स मेंशन्ड हियर, फॉर एवरी 4 क्लासमेट notebooks you buy, ITC contributes ₹1 to its rural development initiative that supports, among other projects, primary education in villages. You can be truly proud that your contribution is a part of it. ये क्या बोल रहे हैं, हर 4 रजिस्टर खरीदने पे, एक इंसान जब 4 रजिस्टर खरीदेगा तो ये अपनी जेब से ₹1 वो डेवलपमेंट इनिशिएटिव में लगाएंगे जो इन्होंने शुरू किया हुआ है, रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, उसमें लगा के उसका एक कंट्रीब्यूशन जाएगा प्राइमरी एजुकेशन के टूवर्ड्स। थोड़े से अलग हो गए हैं क्योंकि व्हेन आई रिमेंबर जब ये इनिशियली आया था इंडिया में, क्लासमेट का रजिस्टर बनना शुरू हुआ था, तब ये हर रजिस्टर पे ₹1 ट्रांसफ़र करते थे। मुझे तो तब भी कम लगता था और आज तो ये हर 4 रजिस्टर पे ₹1 ट्रांसफ़र कर रहे हैं। पैसे कितने हैं इसके वो मेंशन नहीं है यहाँ पे, आई डोंट नो कैसे। सो हर 4 रजिस्टर अगर आप खरीदेंगे क्लासमेट के तो आपको ₹1 कहाँ जाएगा, दान खाते में जाएगा। किस दान खाते में, आप सोचो ये प्रोडक्शन किस लेवल पे करता होगा। माइट भी आपको लग रहा होगा ₹1 मेरी तरह आप भी सोचोगे ₹1 से क्या होता है, बट ये प्रोडक्शन कितने बड़े लेवल पे करते हैं। अगर ये एक गो में 1 लाख नोटबुक्स भी बनाए और वो बेचें तो ऐसे मानो 40 to 50,000 लोगों की जेब में चले जाएंगे, लोगों की जेब में एज लाइक छोटे बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा हो जाएगा। सो ऐसा बड़े लेवल का कुछ है तो इसलिए अमाउंट कम रखा हुआ है। चलिए क्लासमेट एक एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल किसका है, ये निहार शांति आमला। ये आपने देखा होगा विद्या बालन जी हैं, विद्या बालन जी ये ऐड करती हैं और जब भी ऐड करती हैं वो हमेशा बालों की मजबूती के साथ कंट्री की डेवलपमेंट की बात करती हैं। कंट्री डेवलप कब होता है, जब उसके बच्चे एजुकेटेड बने, मतलब वो एजुकेशन पा सके। सो अल्टीमेटली अगर आप ये भी खरीदते हैं, ये तेल भी अगर आप खरीदते हैं तो भी इसका एक हिस्सा जाता है डेवलपमेंट के ऊपर, जो कि अल्टीमेटली बच्चों तक पहुंचती है और उनकी पढ़ाई में उनकी मदद करती है। सो ऐसे इनिशिएटिव्स, व्हाट डू यू थिंक, इन कंपनीज ने ऐसे इनिशिएटिव क्यों स्टार्ट किए होंगे? थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ, क्लासमेट हर 4 नोटबुक खरीदने पे ₹1 बच्चों को दान देता है। ऐसे प्रैक्टिकली नहीं देगा, लेकिन उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है जिसके चलते हुए बच्चे वो पैसे से पढ़ सकते हैं, प्राइमरी एजुकेशन गेन कर सकते हैं, 5वीं तक पढ़ सकते हैं। और निहार शांति आमला भी विद्या बालन जी के कहने पे, मतलब उनके कहने पे नहीं, मतलब वो ऐड देती हैं, ये क्या करते हैं, ये भी कुछ पैसा डालते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, ठीक है, हर सेल पे। सो अल्टीमेटली देखा जाए तो इनके ऊपर ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि क्लासमेट तुम्हें ₹1 देना ही है या फिर शांति आमला तुम्हें ₹1 देना ही है, बट ये कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको ये चीज़ रियलाइज हो गई है कि भैया अगर हम सोसाइटी के रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो इन रिटर्न सोसाइटी को कुछ देना बनता है, और इन रिटर्न सोसाइटी को कुछ देना बनता है तो भैया ऐसे मानिए किस रूप में दे तो इसी रूप में देंगे। और यही पूरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं, आपको बेस समझा दिया है क्या है कैसे है। अब हम कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल वे में बात करते हैं। ये बोलते हैं द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एज डिस्क्राइब्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन कैनॉट बी कंसिडर्ड एज एडिक्वेट इफ वी लुक एट द चैलेंजेस पोस्ड बाय सोशल प्रॉब्लम्स लाइक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इन्फ्लेशन। इन सब शब्दों के अगर आपको मतलब नहीं पता है तो कोई भी 8th 9th 7th की SST उठा लीजिए, वहाँ से आपको इन सब शब्दों के मतलब पता चल जाएंगे। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि भैया पुरानी जितनी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ी है ना मार्केटिंग की, अगर आप उन्हें रेफर करो और उनको कंपेयर करो इन सब प्रॉब्लम से जो कि हमें इंडस्ट्रीज की वजह से फेस करनी पड़ती है, तो वो सारी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स आपको गलत लगेंगे या फिर सेल्फ सेटिस्फैक्टरी नहीं लगेंगी। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ। ओके, सो दे बेसिकली से it is so because any activity which satisfy human needs but is, लाइन पे फोकस करना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है,
but is detrimental to the interest of the society at large cannot be justified. क्या मतलब है इसका? अगर आप मेरी लाइव क्लास में पढ़ रहे होते तो मैं इसका मतलब आप लोगों से पूछती, बट ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लास है तो मुझे ही बताना पड़ेगा. इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्टिविटी जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे बट सोसाइटी के लिए डेट्रीमेंटल हो तो वो जस्टिफिकेशन नहीं होता उसका. मतलब एक तरफ तुम बोल रहे हो तुम ह्यूमंस की नीड पूरी करोगे, लेकिन दूसरी तरफ उनके इंटरेस्ट के डेट्रीमेंटल जा रहा है तुम्हारा काम. मतलब उनके लिए जो चीजें अच्छी हैं, सोसाइटी के लिए ओवरऑल जो चीजें अच्छी हैं, उनको तुम खत्म करते जा रहे हो लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए. तो एक तरफ तो तुम उन्हें बढ़ावा दे रहे हो और एक तरफ तुम नीचे डाल रहे हो, ये तो गलत हो जाएगा. तो ऐसे सिनेरियो में ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आई जो बोलती है द बिजनेस ओरिएंटेशन शुड देयरफॉर नॉट बी शॉर्ट साइटेड टू सर्व ओनली कंज्यूमर्स नीड. ये बोलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को पास की ही देखनी चाहिए, दूर की देखनी चाहिए, दूर की सोचनी चाहिए. तो शॉर्ट साइटेड नहीं होना चाहिए, आसपास का दिखे सिर्फ उतना ही नहीं होना चाहिए. इट शुड ऑल्सो कंसिडर लार्ज इश्यूज ऑफ लॉन्ग टर्म सोशल वेलफेयर एज इलस्ट्रेटेड अबव. मतलब जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए वैसे लार्ज इश्यूज और उनके बारे में, सोशल वेलफेयर उनसे कैसे होगा उनके बारे में सोचना चाहिए. Then it says the societal marketing concept holds that the task of any organization is to identify the needs and wants of the target market and deliver the desired satisfaction in an effective and efficient manner so that the long term well-being of the consumers and the society is taken care of. I guess ये lines तो आपने सब में पढ़ी हैं. जितने भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आए सब में कि ह्यूमन की नीड्स को, मतलब लास्ट वाली में स्पेशली, ह्यूमन की नीड्स को पूरा करो, अच्छे से एफिशिएंटली ये करो वो करो. लेकिन ये लास्ट वाली लाइन आप यहाँ पे ही पढ़ेंगे सोसाइटल वाले में. ये बोलते हैं ये सारे काम तो करो ही करो, उसके साथ तुम कंज्यूमर और सोसाइटी के बारे में भी सोचो, इनको हार्म ना पहुंचाओ और इनको अपनी तरफ से जो दे सकते हो इन रिटर्न वो देने की कोशिश करो. Thus, the societal marketing concept is the extension of the marketing concept as supplemented by the concern for the बाकी सब फिजूल. मतलब समझ में आया ना? मतलब क्या है कि भाई सिर्फ सोसाइटी के लोगों की नीड्स और वांट्स के बारे में नहीं सोचना है, आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो उनके इंटरेस्ट के डेट्रीमेंटल हो. अगर ऐसा हुआ तो नीड्स पूरी करते करते तुम सोसाइटी को डुबा दोगे. तो ये बहुत ही शॉर्ट साइटेड तुम्हारा बिजनेस प्लान है विच वोंट वर्क. सो यू विल हैव टू थिंक बियॉन्ड थिंकनेस. थिंकनेस क्या होता है? ओके, एनीवेज, ठीक है, फ्लो में निकल गया. आगे देखते हैं आगे क्या है. आगे है इसका डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस मैं कवर करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको समरी भी बतानी है कि कौन से पॉइंट के बाद क्या आता है, कैसे इवॉल्व होता है, क्या होता है. तो शॉर्ट वे में बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस के साथ. आई होप आपको सारी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हैं. कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप उस लिंक पे जा सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. एंड प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए वो लिंक यूज कर सकते हैं जो कि कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ है, पिन्ड कमेंट है वो. एंड दैट्स इट आई गेस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.